बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। पहली स्टोरी ये है कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, इससे ज़ाहिर है एक भौचाल आना था और भौचाल आया भी है। इस पर बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं जनाब। मैं खैर बोल भी रहा हूँ, मैं ट्वीट भी कर रहा हूँ, लेकिन बाद लोगों की हो सकता है तसल्ली ना हो रही हो। बहुत सारे पीटीआई के दोस्त, देखें पीटीआई के भी बहुत सारे दोस्त मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरी पर्सनल दोस्तियां भी हैं उनके साथ। तो वो कहते हैं नकवी साहब आप देखें बहुत अच्छा बोलते हैं, आप इस पे क्यों नहीं बोल रहे। भाई मैं बोल रहा हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं आज भी बोलूँगा इस स्टोरी के पहले हिस्से में। और दूसरा ये कि जैसे आपको थंबनेल पे भी नज़र आ गया होगा कि ख़ुद पीटीआई के अपने लोग भी एतराफ़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का, वो भी सुनवाऊँगा। और साथ साथ ये भी कि क्या पंजाब हुकूमत में किस किस्म के इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात की नोयत क्या है। आज एक अंग्रेज़ी अखबार में वो स्टोरी आई है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आ जाएँ जनाब सबसे पहले पेट्रोल की प्राइसेस पर। और बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो पेट्रोल की प्राइसेस हों, चाहे वो बिजली की प्राइसेस हों। पहली बात तो ये है मेरे भाई, इंतहाई अदब के साथ, मैं किसी की कोई ना वकालत कर रहा हूँ ना तर्जमानी कर रहा हूँ। कल से ही कह दिया, ट्वीट भी किए, वीडियोस भी की कि गरीब आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा, नहीं तो ये हुकूमत नहीं चलेगी। अगर चलेगी भी सही तो फिर इसको पॉलिटिकल कास्ट पे करना पड़ेगी, अपनी सियासी कास्ट, सियासी कीमत देना पड़ेगी फिर इंतखाबात में। ये मैंने पहले कह दिया। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि ये जो इजाफ़ा हुआ है, ये इजाफ़ा क्यों हुआ है। ये इजाफ़ा हुआ है ख़ुद जो पीटीआई की हुकूमत, मेरी प्यारी प्यारी हुकूमत, जो तहरीक इंसाफ की कप्तान की हुकूमत जो मुआहदा कर गई थी ना IMF के साथ, ये इजाफ़ा उसी मुआहदे के तहत हुआ है। ये इजाफ़ा कोई नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ की हुकूमत, कोई हमज़ा शहबाज की, ज़रदारी साहब की हुकूमत, मौलाना साहब की हुकूमत ने मुआहदा नहीं किया था, उसी मुआहदे की पासदारी है। ये और बात है कि चूँकि खान साहब को पता चल गया था मेरी हुकूमत जाने वाली है, उन्होंने वो इजाफ़ा फ़ौरी तौर पर रोक लिया था। उन्होंने कहा जी मैं नहीं करूँगा, हीरो बनने के चक्कर में। अब बात यह है कि दो बातें थीं, ठीक, या तो ये इजाफ़ा ना करते, ये बिल्कुल चले जाते। मैं बहुत इत्मीनान से बताऊंगा, समझो। आज कुछ वज़रा की मशीनों की पेट्रोल की कटौती भी हुई है, वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात ये है, या तो ये होता कि ये चले जाते, कोई इजाफ़ा ना करते और अगला इलेक्शन कॉल कर लेते, या फिर ये होता कि ये अब आगे मुश्किल फ़ैसले करते जो कि उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं, ठीक। अच्छा, हम में ना बहुत सारे सहाफ़ियों में, तजियाकारों में थोड़ी सी कोई अखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए। कामरान ख़ान साहब जैसा बंदा, कामरान ख़ान साहब जैसा सहाफ़ी जो बड़ा महान सहाफ़ी समझे जाते हैं, वो दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम भी करते हैं और वो कहते हैं मेरी को 30-35 साल सहाफ़त है। तो सर बात ये है कि आपके एक महीना पहले वाले ट्वीट निकाल के देखें तो आप दुहाइयाँ दे रहे हैं। मैंने दिखाए भी थे यहाँ पर, वो दुहाइयाँ दे रहे हैं साहब कि जी देखें अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा ना किया गया, बिजली की कीमत में इजाफ़ा ना किया गया, अगर मुश्किल फ़ैसले ना किए गए तो मुल्क दिवालिया निकल जाएगा मुल्क का, और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और शहबाज साहब देखें आप या तो मुश्किल फ़ैसले करें या घर जाएँ। जब उन्होंने पहली बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, कामरान ख़ान साहब ने यू टर्न ले लिया। फिर वो दूसरी तरफ आ गए कि देखें जी हाय हाय हाय, आपने अवाम पे जुल्म कर लिया, आपने बिल्कुल पता नहीं पेट्रोल बम फेंक दिया, आपने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी। सर किसी एक तरफ ठहरें, या तो अवाम की तरफ ठहरें या दूसरी तरफ ठहरें, या वो आपका ट्वीट गलत था या ये आपका ट्वीट गलत है। तो ये मुनाफ़कत वाली पॉलिसी ना चलें। कौम को इस तज़ब्ज़ब में और इस तरीके से, अब मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आती, मैं बड़ा वाज़े अल्फाज में बड़ा खुला डोला बंदा हूँ, फ़कीर सा मलंग सा बंदा हूँ मैं, बिल्कुल लगी लिपटी रखे बगैर के। एक तो नून लीग की और इत्तेहादियों की भी वो नालायकी है कि वो समझा ही नहीं पा रहे, सिवाय एक मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के, कि जब वो जलसे में भी खिताब करती हैं तो उनके लफ्ज़ों से आवाम को रिलीफ मिलता है, और जब वो ट्वीट भी करती हैं तो वो बताती हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ था। तो भाई कहने की बात ये है कि या तो ये चले जाते। अच्छा, बिलफर्ज हम एक पॉसिबिलिटी ये रख लेते हैं कि ये चले जाते, ठीक है। अब अगर ये चले जाते तो फिर क्या होता, फिर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते।
क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आती, क्या उसके साथ IMF वाले मुआहदा करते? कतन न करते। अगर वो मुआहदा न करते तो हमें पैसे भी ना देते, वो किस्त भी ना रिलीज़ करते। जब वो हमें किस्त रिलीज़ ना करते तो ना हमें चाइना से मिलने की उम्मीद थी, ना सऊदीया और UAE से मिलने की उम्मीद थी, कहीं भी नहीं, कोई भी ऐसा कोई चक्कर ना होता। तो फिर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते। डिफ़ॉल्ट की सूरत में आपको पता है फिर वो तबाही है। ठीक। दूसरी बात कि इनको मुश्किल फ़ैसले करने हैं जो कि उन्होंने करने शुरू कर दिए। अगर ये चले भी जाते तो फिर क्या उसके बाद मेरा एक सवाल है कि हम पर मनो सलवा गिरता, और उस मनो सलवा को शहबाज शरीफ ने रोक लिया है। भाई देखिए, मुनाफकत से काम नहीं लेना चाहिए। काम बहुत ही अगर मुश्किल फ़ैसले हैं, और कुछ लोग मुझे खुद अपने व्यूवर्स में से कह रहे हैं, ट्विटर पे अपने फॉलोअर्स में से कह रहे हैं कि नकवी साहब आपका बहुत एहतराम है लेकिन आप इस फैसले को डिफेंड ना करें। भाई मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि 60 रुपये एक पेट्रोल पे जो बढ़े हैं, ये इमरान खान साहब ने बढ़ाए हैं। ये मुआहदा उन्होंने किया था, इन्होंने नहीं किया था। अब अगर ना बढ़ाते तो फिर पाकिस्तान की कुर्की निकल जाती। ठीक है ना, ये तो वो खुद भी मानते हैं। ये मैं आपको ज़रा सुनवा रहा हूँ। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कामरान शाहिद साहब बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, और जनाब वो उन शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू कर रहे थे, और वो क्या कर, ये ज़रा आप सुन लें। फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब क्या एतराफ़ कर रहे हैं कि ये किन का किया धरा था, ये आप देख लें। मैंने आपको 2 क्लिप सुनवाने हैं, 2 ही क्लिप में सारा कुछ वाज़े हो जाएगा। ये सुने ज़रा। तो कर्जा अनप्रेसिडेंटेड चढ़ा पाकिस्तान पे, तो उस वक्त तो मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता। आपके दौर पे बदतरीन चीनी का स्कैंडल आया और लोगों की जेबों से पैसे गए, उस वक्त ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ। अब ये जो डॉलर चढ़ा है 189 तक तो आपने पहुंचाया हुआ डॉलर, ये 200 तक ले गए। 189 तक आपने पहुंचाया, तब भी मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं हुआ, कोई फौज के टूटने का या पाकिस्तान के टूटने का जवाब पैदा हुआ जब आप गवर्नमेंट में थे। ये जिस पेट्रोल के बेस पे इनको इस वक्त तनकीद हो रही है PMLN की गवर्नमेंट को, ये तो आपकी डील है IMF के साथ। ये आपने डील की थी कि जी इतना हम पेट्रोल बढ़ाएंगे, इतना निर्क बढ़ाते रहेंगे और हर पेट्रोलियम की लेवी भी बढ़ाते रहेंगे। नेपरा का आपने डील किया IMF के साथ। तो ये सारी डील जिसका बार अभी उठा रहे हैं, और इनको उठाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको फारिग किया वहां से, तो आपको ये लग रहा है कि डिफॉल्ट होने जा रहा है। आपके दौर में 2 महीने पहले तक मुल्क डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा था। देखिए, आपने सही कहा कि जो माली मुश्किलात हैं ये सिर्फ चंद हफ्तों की पैदा करना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो माली मुश्किलात हैं, जो इक़्तिसादी मुश्किलात हैं, ये चंद हफ्तों की पैदावार नहीं है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। ठीक है। जो दूसरी बात है, मैं आता हूँ उस पर भी मैं आता हूँ। एक दूसरी बात, एक छोटा सा क्लिप और सुन लीजिए, जो अली जैदी साहब का क्लिप है, जो उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था। उस वक़्त PTI की हुकूमत थी, उस वक़्त भी अली जैदी साहब वज़ीर थे। ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में जियो पर अली जैदी साहब का क्लिप है, ये आप सुन लें। जो कह रहे हैं, जो बड़े 30 मार खान बन रहे हैं कि हम तो पता नहीं अमेरिका की टांगें तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, ठीक है ना, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्हीं के दौर के, उन्हीं की हुकूमत के अपने वज़ीर की ज़रा बात सुन लीजिए कि वो अमेरिका से कितने डरते थे। ये आप ज़रा देख लें, ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद मैं करता हूँ बात, मैं अगली स्टोरी पर भी आता हूँ। गैस की पाइपलाइन छोड़ गया बलूचिस्तान के बॉर्डर पे। हिम्मत नहीं है कि आप अपनी पाइपलाइन लगाएं। मैं हिम्मत नहीं है, मेरे में इतनी हिम्मत है ना, मैं वफाकी वजीर हूँ ना। मैं आपको यहाँ टीवी के ऊपर बैठ के कह रहा हूँ कि हमें इमीडिएटली खोलनी चाहिए। मैं तो लॉबी करूंगा। क्यों नहीं खोल रहे? मैं जैसे आप सऊदी अरब से तेल ले रहे हैं, हम क्यों नहीं खोल रहे गैस पाइपलाइन ईरान के साथ? क्योंकि हम अमेरिका के साथ हमारी इंतजार से डर लगता है हमें। मैं तो खुल के, बहुत अच्छी बात। एक सेकेंड हामिद भाई, देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं चाइना का वजीर नहीं हूँ, मैं अमेरिका का वजीर नहीं हूँ, मैं ईरान का वजीर नहीं हूँ, मैं सऊदी अरब का नहीं, मैं पाकिस्तान का वजीर हूँ। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये काम, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। अली जैदी साहब फरमा रहे हैं हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं जनाब कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हमें ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन खोलनी चाहिए, लेकिन हम नहीं खोल सकते क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें अमेरिका से डर लगता है। ये वज़ीर थे, ये उस वक़्त कह रहे थे जब PTI की हुकूमत थी। आज वो अमेरिका को खड़े होकर जनाब वो नारे लगवा रहे हैं, क्योंकि अब वो अपोजिशन में है ना, जब हुकूमत में है। तो मेरा ख़्याल है इस तरह की जो मुनाफ़कत है ये इकॉनमी के लिए छोड़नी पड़ेगी। ये जो मुनाफ़कत है ना, ये मुनाफ़कत इकॉनमी के लिए, मईशत के लिए ख़त्म करनी पड़ेगी। ये जितने भी लोग हैं तजियाकार हैं, जो वो कहते रहे कल तक कि जी मुश्किल फ़ैसले करें,
और अगर उन्होंने मुश्किल फ़ैसले किए तो हाँ, अलबत्ता ये बात ठीक है कि बेसिक फ़ूड आइटम्स जो हैं उनकी प्राइस को घटाना पड़ेगा, मज़ीद घटाना पड़ेगा, गरीब की पहुंच तक लाना पड़ेगा। और साथ साथ जो सब्सिडीज़ जो अमीरों को दी जा रही हैं, जो सब्सिडीज़ जो मराआत अमीरों को दे, अब मैं आज देख रहा था एक पिक्चर, एक परफॉर्मा, इस डिटेल कि जिसमें वो लिखा हुआ था कि एक हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उनकी तनख्वाह 11 लाख से ज़्यादा सारी मरात मिला के, ठीक हो गया, 11 लाख से ज़्यादा बनती है। और जो जज साहब हैं हाई कोर्ट के उनकी 10 लाख से ज़्यादा बनती है, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट वालों की इससे भी ज़्यादा बनती है। और उनको जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं अपना हाई कोर्ट के, उनको 500 लीटर अपने घर के लिए, गाड़ियों के लिए मिलता है। ये उस 11 लाख समथिंग से जो ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है। 500 लीटर उनको गाड़ी के लिए मिलता है और 675 लीटर उनको जनरेटर के लिए मिलता है। अब ये आप अंदाज़ा कीजिए। बाकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं बिजली वगैरह के, बिजली गैस, वो अनलिमिटेड है। चाहे आप घर में 10 एसी लगा लें और सारा 24/7 चलते रहें वो एसी, वो अनलिमिटेड हैं। अब जिसकी 11 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह हो उसको पेट्रोल क्यों मिले भला, उसको मुफ्त पेट्रोल क्यों मिले? सेम यही सूरत हाल है वज़रा की, मशीरों की, ये इस तरीके से, और उनको भी अनलिमिटेड पेट्रोल मिल रहा है। कोई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो तकरीबन 20 से लेकर 22 ग्रेड तक, उनको जनाब पेट्रोल जो मिल रहा है और गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए वो 65,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के लिए इतनी अमाउंट का मिल रहा है। तो उनको क्यों मिले भाई? उनसे वापस लें। पेट्रोल अगर 500 रुपये लीटर भी हो जाए तो जिनकी लाखों में तनख्वाह है, जिनकी 10-10 लाख, अच्छा इसी तरह से कोई 22 ग्रेड का है उनकी भी इतनी तनख्वाहें हैं, और उनको 500 रुपये लीटर भी हो जाए तो उनको वो बिल्कुल, बिजली का बिल एक जज का 2 लाख रुपए भी आ जाए तो वो अफोर्ड कर सकता है, वो बिल्कुल अपनी जेब से दे सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी गाड़ी का अगर वो 1000 रुपये लीटर भी हो जाए वो अफोर्ड कर सकता है। भाई उनको क्यों मुफ्त मिल रहे? अच्छा सेम इसी तरीके से मैं कहूँगा कि ख़ुद जो पाक फ़ौज का इदारा है वो भी इसको देखे, क्योंकि देखें जब कुर्बानी देनी है ना, सब हर किसी ने एक साथ देनी है। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि जो काबीना है वज़रा मुशीरों की अपनी वो सारी मरात, उसकी कटौती होगी पेट्रोल की, सब इन सारी चीज़ों की, ठीक। वज़ीर आला सिंध ने 40% कटौती कर दी है पेट्रोल की वगैरह, इस किस्म की मरात फुल होनी चाहिए 100%। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने 35% कटौती की है, वो फुल होनी चाहिए। भाई बात ये है ना, यही इमरान खान साहब थे ना कि जिनके दौर में जिस तरीके की तबाही फैली है, उसी दौर में मैं सबूत के साथ दिखा सकता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MPAs और मुशीरों की, वज़ीरों की तनख्वाहें 200% भी बढ़ी हैं। अगर कोई कह दे तो मैं चैलेंज करके मैं दिखा सकता हूँ, उस दौर में एक दफ़ा नहीं बढ़ी, कई दफ़ा बढ़ी हैं। एक दफ़ा तो मैं खुद देखा 200% तक बढ़ी हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस हवाले से अभी आपने 35% कटौती की, उसकी वजह यह है कि सिंध ने पहले कटौती की, वफाक ने की, अब आपको भी करनी पड़ी। लेकिन मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है, और ये कटौती 35% नहीं बल्कि 100% होनी चाहिए। लेकिन बाकी जहाँ तक रहा बढ़ाने का ताल्लुक, अब उसके बाद आप देखें ये वही वाली बात है। अब तो शहबाज गिल साहब नहीं कहते कि जी इंडिया में कितना पेट्रोल है, अब तो वो नहीं कहते। हालांकि आप अगर देखें तो यूएई के अंदर भी, यूएई के अंदर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो तेल पैदा करता है, यूएई में भी आज तेल 225 रुपये पर लीटर पाकिस्तानी है। 225 रुपये पर लीटर पाकिस्तान। इंडिया में आप देख लें हमसे महंगा है हर जगह, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, कंपैरिजन नहीं करवाया। कोई जिस तरह से यूथिया जाके खड़े होते थे पेट्रोल पंपों के बाहर, वो किसी ने नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए मैं कहता हूँ, ठीक हो गया ना। लेकिन बात यह है कि हकीकत पसंदी होनी चाहिए, और साथ ये भी है 6 महीने तक, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि 1-1.5 महीना मुश्किल है। भाई ये कैसे मुमकिन है? ये इंतहाई ज़्यादती और जुल्म है
कि 4 साल या पौने 4 साल जिन्होंने गंद किया और तबाही बर्बादी की, हम उनसे 40 दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएँ और बटन दबाएं, ये बिजली की लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाए, पेट्रोल का मसला भी हल हो जाए, सब चीज़ें सस्ती हो जाएं, प्लेट में रख के हमें को मनो सलवल दे दे। इस तरह से मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। जब हम कहें हाँ ये बात और है कि इनको टाइम मिलना चाहिए 1 साल का, फिर दिसंबर से ऑनवर्ड अगर इस तरह की कोई किसी किस्म के रिलीफ ना हुआ, फिर आप देखिएगा मैं पहला बंदा होऊंगा इनकी खाल उधेड़ने वाला। आप यकीन कीजिए मुझे किसी से कोई गरज नहीं है, ठीक हो गया ना। हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह कलम की ज़बान की इसी की मजदूरी खाते हैं, ये कोई मसला नहीं है कि हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन मैं आवाम की आवाज़ हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आवाम की बात करूँ। आवाम के कान आँखें, ये सहाफ़ी होता है, तजियाकार होता है। लेकिन ये नहीं है कि आप बजट पेश करें, बजट के बाद इनको भगा दिया जाए कि अब तो आप जाएँ, तो फिर सारे का सारा नज़ला इन्हीं पर गिरे, तो फिर इस तरीके से हो। क्योंकि आवाम को इन बातों को समझ नहीं आती कि ये मुआहदा कौन करके गया था। खान साहब का तो जो है, ये मैं कल देख रहा था इकोनॉमिस्ट में एक हेडलाइन है, इसको आप भी सर्च कीजिएगा कि इमरान खान इज़ जेपर्डाइजिंग पाकिस्तान अटेम्प्ट्स टू फिक्स इट्स इकोनॉमी। कि पाकिस्तान की जो अटेम्प्ट्स है ना, पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है कि इसकी इकोनॉमी ठीक हो, इमरान खान उन कोशिशों को सबूताज करने के पीछे लगा हुआ है। ये इमरान खान ने पहले भी जब पाकिस्तान ने धमाके किए थे, ये डॉन में आया था, ये मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में लगा भी दूंगा, ये पूरी स्टोरी आई थी। जो अमेरिका के वो दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग होती है ना हफ्तावार, उस हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान का वो क्रिकेटर इमरान खान, उसने मुतालबा किया है बाकायदा अमेरिका और IMF पे कि पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगा दो, ठीक है ना, इन चोरों को मदद ना करो, इनको ये ना करो वो ना करो, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कोई खातिर में नहीं लाया। उन्होंने उस तरीके से आगे तर्जुमान कहता है या कहती है कि जी हमें जो है ना वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ रखना है और हम उस तरीके से अपने हिसाब से चलेंगे। ये पूरी उसकी डिटेल है। तो खान साहब का पहले भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि जी IMF के पास भी जाएं और जब पाकिस्तान धमाके करे, दुनिया पाबंदियां लगा रही हो, और फिर उसके बाद पाकिस्तान धमाकों के इवज़ नवाज शरीफ ने $5 अरब ठुकरा दिए प्रेसिडेंट क्लिंटन के, और जनाब वहाँ ये जाके कह रहे हैं ये हैं वो मुल्क के दोस्त। और आज इकोनॉमिस्ट में आया है कि पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है अपनी इक़्तिसादी पोजीशन को बहाल करवाने में, इमरान खान उसे सबूताज कर रहा है उन कोशिशों को। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये वो सूरत हाल है कि जहाँ पे अदरवाइज़ अगर कोई होता ना, जैसे शहबाज गिल साहब, वो कहते जी ये देखो पेट्रोल यहाँ भी महंगा है, यहाँ भी, कोई नहीं कह रहा कि ये उनकी वजह से हुआ था। आए जनाब दूसरे इशू पर, और वो दूसरा इशू ये है कि पंजाब की हुकूमत में आज एक स्टोरी आई, मुझे इंटरेस्टिंग भी लगी और मैं उसके बारे में क्यूरियस भी था। मैंने कहा कि ये जो वज़रा 8 वज़रा ने हल्फ उठाया है हमदा शहबाज साहब की काबीना में, तो क्या ये अभी तक उनको कलमदान नहीं मिले? तो अंग्रेज़ी अखबार डॉन लिखता है, उनने कहा कि जी बात ये है कि कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ इख्तलाफात वज़ीरों के कलमदानों पर ख़ुद भी हैं। अभी तक अज़मा बुखारी साहबा ने वज़ारत का कोई हल्फ नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने उठाना है अगले फ़ेज़ में। कहा जा रहा है कि पहले फ़ेज़ में तकरीबन कोई 25 वज़रा कंप्लीट किए जाएँ, अभी तक 8 ने उठाया है फिर हल्फ। तो फिर वो ये भी डॉन ने लिखा कि मरीम नवाज़ साहबा चाहती हैं कुछ पोर्टफोलियोज़ अपने हिसाब से सेट करने, और वो चाहती हैं कि अज़मा बुखारी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन हो, ठीक। और हमदा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि अताउल्लाह तारड़ साहब मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, यानी जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं वो अताउल्लाह तारड़ साहब हों, और मरीम नवाज़ साहबा चाहती हैं कि अज़मा बुखारी साहबा हों। अब मुझे नहीं है ना सहाफ़ी का ये काम है, ख़ुद नून लीग के वर्कर, वोटर्स और सपोर्टर्स ये कहें कि कौन ज़्यादा सूटेबल है, ये उनको राय दें अपनी, वो कौन सूटेबल है ज़्यादा वज़ीर इत्तलात और नशरियात के लिए। क्या अज़मा बुखारी साहबा ज़्यादा सूटेबल हैं या अताउल्लाह तारड़ साहब ज़्यादा सूटेबल हैं? कुछ और भी इस तरह के, इसी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ चल रहे हैं डॉन के मुताबिक इख्तलाफात, और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़जाना भी मांग रही है,
और कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की मिनिस्ट्री वो भी मांग रही है, जबकि हमज़ा साहब चाह रहे हैं ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ हम अपने पास रखें। इसी तरह से मैं देख रहा था कि जनाब दुनिया न्यूज़ ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी के साथ कुछ बल्दियाती एक्ट पर या कानून पर भी कुछ इख्तलाफात हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये इख्तलाफात कम अज़ कम इस स्टेज पे ऐसे हैं कि जो हल नहीं हो सकते। हल डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो कलमदान इशू नहीं हो रहे तो डेफिनेटली। तो अब हुकूमत के अंदर हुकूमत को भी चाहिए कि एक तरफ आपको ऐसे मसाइल का सामना है कि जहाँ पर आवाम को रिलीफ देना, जहाँ पे पेट्रोल, जहाँ पे सारी चीज़ें ये इस तरह की हैं, जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं कि आपको बिल्कुल टाइम ही कोई नहीं है। दूसरा भाई अपने इन इश्यूज़ को ख़त्म करके, क्योंकि फुलेस्ट पॉसिबल जो आपकी कंसंट्रेशन हो वो सारे का सारा आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने पे हो, क्योंकि नेचुरल इत्तेहाद तो नहीं है ना आप लोगों का ना, ये तो कोई भी कह सकता है। अब 12 जमातों का इत्तेहाद है तो 12 जमातों का इत्तेहाद ये तो नहीं कहा जा सकता कि जनाब वो नेचुरल इत्तेहाद है। अब कोई कह सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है वो नेचुरल इत्तेहाद है। ये ज़रूरत के तहत तो इत्तेहाद हो सकता है। ये और बात है कि जी क्योंकि वो एक इमरान खान को निकालना था, भले आप उसकी कोई भी लॉजिक दे दें कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, वो इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर रहा था, वो और रहता तो तबाही बर्बादी फिर जाती, वो सारी बातें अपनी जगह, वो अलग से एक डिबेट हो सकती है उस पर। लेकिन बात यह है कि चले आपने तो अब कम से कम इन चीज़ों को तो कम से कम जो है ना आप हल करें, ताकि आपका एक लम्हा भी इधर उधर कहीं ज़ाया ना हो, बल्कि आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने में आपका हर लम्हा यही आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने में हो। जो बेसिक फूड आइटम्स हैं वो आप जो है ना इस हवाले से वो करें। कल भी मैंने कहा था, मैंने अपनी कल की वीडियो में भी यही कि मैंने वो ताहिर अशरफी साहब, हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब से बात की तो वो उन्होंने बड़ा रेलिवेंट पॉइंट उठाया और उन्होंने कहा नकवी साहब आप अपने जो है ना व्यूवर्स को भी बताएं, और ये जाहिर है इस तरीके से आगे भी आवाज़ चली जाती है, और ये भी बताएं जनाब कि जो सब्सिडी दी गई है हज पर, चले गरीबों के लिए हो वो तो ठीक है ना, लेकिन जो उमरा हैं, जो अशराफिया है, जो अमीर तबका है, जो करोड़ों अरबों वाला है, उनको क्यों सब्सिडी मिले हज पर? उनको 1.5 लाख रुपए पर हाजी क्यों रियायत मिले? और इस तरीके से जो दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा जा रहे हैं नफली हज पर, क्योंकि हज तो एक दफ़ा फ़र्ज़ है, ठीक है ना, ये भी अलग है कि सब्सिडी होनी चाहिए, यानी अलग डिबेट है। उसकी इजाज़त दी हुई है गालिबन इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने भी, ठीक है, लेकिन ये चल एक अलग डिबेट है कि हज चूँकि साहिब इस्तात पे फ़र्ज़ है, जब तक उसकी इस्तात हुई नहीं है तो तब तक वो ना जाए। लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी है जो मक्का मदीना में एक दफ़ा आँखों से देखना चाहता है, मक्का मदीना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देखना चाहता है, खाना खुदा को देखना चाहता है, तो वो चले गरीब है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, उसकी मदद इस नेक इरादे में की जाए तो चलो ठीक। लेकिन जो अरबों वाला है उसको आप 1.5 लाख रुपए रियायत दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आपकी कौम के पास खाने के लिए आटा कोई नहीं है। इसी तरीके से जो नफली हज कर रहा है, एक दफ़ा तो उसने कर लिया, दूसरी दफ़ा जा रहा है, तीसरी दफ़ा जा रहा है, चौथी दफ़ा जा रहे हैं लोग, तो उनको क्यों, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो जा रहे हैं भाई, तो उनको क्यों 1.5 लाख रुपए की? तो ये वो चीज़ें हैं सर जो जिस तरीके से ये चाहिए कि काबीना को, वज़ीर आज़म को, तमाम मुशीरान को, सबको ये होना चाहिए जनाब के उनका इस तरीके से भाग भाग के एक जगह इनागुरेशन पे न जाएं, इफ्तिताह पे न जाएं, 10-10 गाड़ियाँ साथ जाती हैं, पेट्रोल भी साथ जलता सड़ता है, ठीक है ना, इस तरीके से जनाब खर्चा होता है, प्रोटोकॉल भी, सिक्योरिटी भी। और मैं तो खुश हूँ, और जो लोग चीख रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की सिक्योरिटी वापस की, खान साहब बैठे हैं पेशावर में, सिक्योरिटी यहाँ पे उनकी जो बनीगाला वाली यहाँ रिहाइश गाह पे बैठी थी, लाखों रुपए करोड़ों रुपए उस सिक्योरिटी पे खर्च आ रहा है, क्यों इधर बनीगाला में बैठा रहे? बनीगाला में किसने एटम बम फेंकना है? खान साहब बैठे हैं पेशावर में, वो इधर आते नहीं हैं बनीगाला में, कब का कितने दिन हो गए हैं, और जनाब अब कहा जा रहा है उनकी सिक्योरिटी वापस। तो सबके साथ ही ऐसा होनी चाहिए कि जहां पर गरीब के पास खाने का आटा नहीं है और ये जनाब करोड़ों रुपए के प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी साथ लेके घूम रहे हैं, सबकी वापस होनी चाहिए। मैं कहता हूं वही जो कोरोना के वक्त इस तरह से हुआ था वही होना चाहिए कि जो ये इफ्तिताह भी हो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की जो इनागुरेशन हो वो भी वीडियो ऑडियो लिंक पे होनी चाहिए, वीडियो लिंक के जरिए होना चाहिए इफ्तिताह भी। हर इफ्तिताह पे जाना कोई ज़रूरी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर होना चाहिए, मिनिस्ट्री के अंदर होना चाहिए। हाँ कोई हो तो उनके आला अफसरान को कह दें कि जनाब आप मौके पे पहुँचें, जिस मौके पे पहुँचना बहुत ज़रूरी हो वो ठीक है,
और प्रोटोकॉल ना हो, सिर्फ कम से कम सिक्योरिटी रखी जाए। इन सारी चीज़ों को भाई अवाम तो अपनी बेसिक जो उसकी ज़िम्मेदारी है, जो बेचारे का खाना पीना आटा जीने की कुर्बानी दे रहे हैं ना अवाम तो अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी की, उनको बेसिक ज़िंदगी की जो सहूलियात हैं उसकी कुर्बानी दे रहे हैं। ये उमरा जो हैं ये थोड़ी सी अयाशी की कुर्बानी दे दें, ठीक हो गया ना। अवाम ने कुर्बानी देनी है जीने की, अवाम ने कुर्बानी देनी है अपनी उन वो मरात नहीं हैं, वो बेसिक उनकी चीज़ें हैं जो जीने के लिए ज़रूरी हैं, अवाम उनमें कुर्बानी दे रही है। और ये जनाब अपनी थोड़ा सा अयाशियों में कुर्बानी दे दें, अयाशियाँ कम कर लें। हाँ, ये नहीं है कि अवाम तो ये है ना कि उनको तो आटा ही नहीं मिल रहा, उनको चीनी नहीं मिल रही, वो घी नहीं मिल रहा, वो इस तरीके का, वो जाएंगे जनाब वो आजकल और वो जाके कह रहे होंगे जनाब चीनी कितनी चाहिए। हम कई दफ़ा ख़ुद स्टोर्स पे वो जा रहे होते हैं और देखते हैं गरीब आदमी आता है या आती है कोई, तो कहती है जी मुझे आधा पाव चीनी दे दें। अब जाहिर है जो आधा पाव चीनी ले रहा है या ले रही है, इसका मतलब उसके पास गुंजाइश कोई नहीं ना इतनी कि वो 1 किलो चीनी भी ख़रीद सके, तो वो आधा आज का गुजारा हो जाएगा, कल कोई ताज़ा मजदूरी फिर लगेगी तो फिर उसके बाद जो है ना ये वो करेंगे। तो अवाम तो इस तरह की कुर्बानी दे रहे हैं, आप थोड़ी अपनी अयाशियों की कुर्बानी दे दें। अयाशियाँ उसी तरह से हो, ज़रा आप जेब से अयाशियाँ करें सर, बस ये सूरत हाल है। सब के सब को इस तरीके से मुखातिब। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।